सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्यूआर सीरीज का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिससे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक है सेंसस 2011, यानी कि 2011 में जो सेंसस हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है भारत की जनजाति। ये दोनों ज्योग्राफी का भी पार्ट है, यानी कि इसको मैं ज्योग्राफी के भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और क्यूआर सीरीज के भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये क्यूआर सीरीज एग्जाम के पर्पज से हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है 2011 की जनगणना से। और एक सिंपल सा सवाल अब देखिएगा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, छोटी छोटी चीजें, दशकीय वृद्धि, ठीक है, कहाँ पर वन ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता होता है तो आपके मार्क्स वहां पे चले जाते हैं। इसलिए हम लोग को इस पे एक कमांड करना काफी जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। और देखिए, इसमें मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी जरूरी है। जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा आज का पहला टॉपिक सेंसस जनगणना 2011, ठीक है। और देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाके मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद कौशल, प्ले स्टोर से स्टडी विद कौशल ऐप। और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस लिंक से जाके आप वहां पर क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से स्टडी विद कौशल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर पेड कोर्सेज में आपको सभी बैचेज के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे जो जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं। और ये पीडीएफ जो है वो आपको हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अभी वैसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। साइंस जो है वो मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाया है, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। लेकिन बाकी जीके जो है वो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाया हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ आज का पहला टॉपिक, सेंसस जनगणना 2011। देखिए, अगला जनगणना भी आने वाला है, तो 16वां जनगणना। ये जो जनगणना 2011 में हुआ था वो 15वां जनगणना था, स्वतंत्र भारत का 7वां। अगर हम लोग भारत का बोले तो 15वां जनगणना था और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। और जनगणना जो है वो एक संघ सूची का विषय है, यानी कि ये 7वीं अनुसूची में ये है, ठीक है। ये 7th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है, 7वीं अनुसूची में। और ये संघ सूची का विषय है। अब बात करते हैं जनसंघ। सर्वप्रथम सेंसस स्टार्ट कब हुआ, याद रखिएगा। सेंसस सर्वप्रथम स्टार्ट होता है 1749 में, स्वीडन में स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहीं से लोग लेना स्टार्ट करते हैं कि जनगणना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन ने भी लिया। अब बात करते हैं भारत में प्रथम जनगणना स्टार्ट कब होता है। तो भारत में पहला जनगणना स्टार्ट होता है 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन नियमित जनगणना का बात करें या फिर दशकीय जनगणना या वैज्ञानिक जनगणना, ये लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट होता है, लेकिन ईयर है 1881। आपको ये दोनों याद रखना है। भारत में पहला जनगणना स्टार्ट हुआ था 1872 में मेयो के समय में, और पहला नियमित जनगणना का बात करें 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और ये दशकीय जनगणना बोलिए, यानी कि हर 10 साल पे होगा। 1881 के बाद 91, 91 के बाद आपको 1901, ऐसे करके हर 10 साल में जनगणना स्टार्ट होता। और ये दशकीय जनगणना स्टार्ट करने का भी श्रेय रिपन को जाता है, और ये 1881 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करें जनगणना अधिनियम कब आया। जनगणना अधिनियम आया आपका 1948 में, 1948 में, ठीक है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो ये थे डब्ल्यू सी प्लाउडेन। आपको नाम याद रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल मैंने आपके लिए रखा है, इसलिए आपको इसका हर एक चीज आपको कंठस्थ करके याद कर लेना है। क्या पता एग्जाम में आपसे कौन सा प्रश्न पूछ दे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। देखिए, ये तो है प्रथम जनगणना आयुक्त, जो पहला जनगणना हुआ था उसमें आयुक्त थे डब्ल्यू सी प्लाउडेन। लेकिन 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें हमारे आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली साहब थे, चंद्रमौली। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। अब देखिए, एरिया में कौन टॉप पर है, यहीं से प्रश्न स्टार्ट होता है। भारत में एरिया में कौन टॉप पर है और एरिया में कौन बॉटम पर है, ठीक है। फिर हम लोग जनसंख्या में देखेंगे कौन टॉप पर है कौन
मिनिमम पर है। चल सबसे पहले एरिया में देखते हैं, एरिया में टॉप कौन है। एरिया में टॉप है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। 1 नंबर पर है राजस्थान, 2 नंबर पर है मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है और दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश का है। वही अगर बिहार का बात करें तो बिहार का जो एरिया में स्थान है 13वां स्थान है, 2.86। भारत का जो भी एरिया है उसका 2.86% बिहार का है, क्योंकि बिहार के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त रखना है। अगर यूनियन टेरिटोरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया आता है लद्दाख का, सबसे ज्यादा एरिया आता है लद्दाख का। अब आते हैं एरिया में मिनिमम कौन है। एरिया में मिनिमम है आपका गोवा राज्यों में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में मिनिमम है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिनिमम है। अब आते हैं जनसंख्या में मैक्सिमम कौन है। तो जनसंख्या में मैक्सिमम पाया जाता है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, यानी कि 16.51% आपका यूपी का है, 9.28% महाराष्ट्र का है और 8.6% बिहार का है। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन है, यूपी है। अब बिहार का स्थान तीसरा है, बिहार का स्थान तीसरा है, यानी कि बिहार जो है वो एरिया में है 13वां स्थान पर और जनसंख्या में तीसरा स्थान पर। तो 3 तो आ ही रहा है, 13 में भी 3 आ रहा है, 3 में भी 3 आ रहा है, यानी कि एरिया में थर्ड स्थान 13वां स्थान है और जनसंख्या में तीसरा स्थान है। 2.86, यहाँ पर देखिए 8.6, यानी कि 2 हटा दीजिए तो बचा क्या 8.6। 8.6 तो ऐसे याद रखना है, दोनों में आपको परसेंटेज भी आसान है। इसका ट्रिक देखिए क्या है जनसंख्या का, उमा बिहारी, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया महाराष्ट्र और बी से हो गया बिहार, बिहारी से हो गया बिहार, उमा बिहारी इसका ट्रिक है जनसंख्या में मैक्सिमम का। अब आते हैं जनसंख्या में मिनिमम कौन होगा। जनसंख्या में मिनिमम पे 4 को याद रखना है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। देखिए गोवा आपको एरिया में सबसे मिनिमम था, लेकिन जनसंख्या में ये चौथा नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आता है, इसलिए आपको याद रखना है। और सिक्किम का जो जनसंख्या है वो 0.05% है पूरा भारत का, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम। भारत की दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल में कितना पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ, तो वो हुआ 17.7%। ये आपको याद रखना है 17.7%। ये जो दशकीय वृद्धि है इसमें टॉप पर कौन है, टॉप पर है आपका देखिए मेघालय 27.9% के साथ। वही अगर बॉटम का बात करें सबसे निचले स्थान पर तो वो है नागालैंड -0.6%। आपसे ये भी प्रश्न पूछता है ऐसा कौन सा राज्य है जो दशकीय वृद्धि में नेगेटिव दर शो किया, तो नेगेटिव दशकीय वृद्धि शो करने वाला एकमात्र राज्य वो था नागालैंड। आगे बात करते हैं लिंगानुपात। भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। लिंगानुपात में टॉप पर कौन है, तो देखिए टॉप पर है पहला नंबर पर केरल 1084, दूसरा नंबर पर तमिलनाडु 996। ठीक है, अब देखिए केरल और तमिलनाडु दोनों साउथ के हैं और वहां पर लिंगानुपात को अच्छा पाया गया है। केरल का है 1084 जो कि सर्वश्रेष्ठ है और तमिलनाडु सेकंड नंबर पर 996। बॉटम का बात करें तो हरियाणा और सिक्किम। हरियाणा आपका नॉर्थ बिहार में है और सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्ट में है। हरियाणा का आपका जो रेट है लिंगानुपात का 879, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर 879 आपकी महिलाएं हैं। ये की बहुत शर्मनाक बात है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में आपका 890 लिंगानुपात है। ठीक है, 1000 से ज्यादा लिंगानुपात दर्शाने वाले 2 जगह है। पहला तो आपका केरल था जो 1084 था, दूसरा है पुदुचेरी। देखिए पहला केरल है, दूसरा पुदुचेरी है। ये 2 ऐसे जगह है, केरल आपका राज्य में आ जाता है और पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है। ये 1000 से ज्यादा लिंगानुपात को दर्शाते हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 919 है, 919 शिशु लिंगानुपात की बात है, 919 है। और टॉप पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश 972 और बॉटम पर कौन है, हरियाणा 834। यानी कि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 919 है। याद रखिए बिहार का लिंगानुपात 919 ही है, याद रखिए बिहार का लिंगानुपात 919 ही है जो कि भारत का शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, इससे भी आप याद रखिएगा। और शिशु लिंगानुपात पर टॉप पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश 972 और बॉटम पर कौन है, हरियाणा 834। हरियाणा 834। अब बात करते हैं हम लोग साक्षरता दर की।
साक्षरता दर भारत की 73% है, 73% है। अगर पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें, तो पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है और फीमेल्स की साक्षरता दर 64.6% है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है साक्षरता दर में केरल, जो कि दोनों महिला और पुरुष और महिला दोनों में टॉप पर केरल है, ठीक है। और ये 94% इसका साक्षरता दर का बात है। और मिजोरम का बात करें तो ये सेकंड नंबर पर आता है, 91.33% साक्षरता दर है। बॉटम का बात करें साक्षरता दर सबसे कम, तो ये है बिहार का 61.8%। मेल और फीमेल दोनों में सबसे कम बिहार ही है, ठीक है। और इसके बाद आता है स्थान अरुणाचल प्रदेश का 65.4%। कुल आबादी की बात करें तो 121,08,54,977 ये भारत की जनसंख्या है। और इसमें पुरुष की जनसंख्या 51.54% और महिला की जनसंख्या 48.46% है। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो ये है 31.1% और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये हो जाएगा 68.9%। ये सारे डाटा आपको याद रखने हैं। और याद रखिएगा, हाल ही में इसकी हम लोग जो डाटा याद किए थे, हम लोग को बहुत दिन तक काम किया, लेकिन अभी जो ये डाटा का आप लोग याद करेंगे, ये ज्यादा दिन तक काम नहीं देने वाला है, क्योंकि नया जनसंख्या का डाटा हो सकता है आपके पास आ जाए जल्दी ही। जनसंख्या घनत्व का बात करें तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितने लोग निवास करते हैं? तो भारत में 382 लोग निवास करते हैं। इसमें टॉप पर कौन है? इसमें टॉप पर बिहार है हमारा 1106 जनसंख्या घनत्व के साथ। और वेस्ट बंगाल जो है वो 1028 के साथ दूसरे स्थान पर है, सेकंड प्लेस पर वेस्ट बंगाल है। बॉटम की बात करें तो बॉटम पर है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है और सिक्किम बोलते सॉरी मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर यूनियन टेरिटोरी में बात करें तो यूनियन टेरिटोरी में सबसे ज्यादा दिल्ली के पास है, दिल्ली और याद रखिए दिल्ली के पास कितना है? बिहार का 10 गुना, 11,060 होता है 10 गुना, ये 11,000 से ज्यादा है, 11,000 से ज्यादा है। इसका 10 गुना, बिहार से भी 10 गुना। सोचिए दिल्ली में कितना पॉपुलेशन निवास करता है। ये है दिल्ली में 11,320, 11,320। सोचिए कितना ज्यादा है दिल्ली में आपका जनसंख्या घनत्व। उसके बाद मिनिमम बात करें, मिनिमम यूनियन टेरिटोरी में सबसे कम कहाँ का है? तो वो है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है। एससी पॉपुलेशन का बात करें, देखिए एससी के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 341 बताता है। आर्टिकल 341 बताता है, ये अनुसूचित जाति के बारे में बताता है। भारत में अनुसूचित जाति 20.13 करोड़ है। अनुसूचित जाति की संख्या 20.13 करोड़ है, जो भारत की संपूर्ण जाति का 16.6% है। और इसमें टॉप पर कौन है? तो देखिए इसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश और बॉटम में है मिजोरम, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में अगर टॉप का बात करें तो वो हो जाता है पंजाब। प्रतिशत में टॉप का बात करें तो वो हो जाता है पंजाब। तो एससी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम मिजोरम में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन पंजाब में है। अब भारत में अनुसूचित जाति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी कि भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन। ये भारत में कितना है? भारत में 10.42 करोड़ है और प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो ये 8.6% है, 8.6%। और अनुसूचित जनजाति का प्रयोग आर्टिकल 342 में किया है। और इसमें अगर हम लोग टॉप का और बॉटम का बात करें तो टॉप पर हमारे हैं मध्य प्रदेश 14.7% के साथ और बॉटम में बात करें तो मेघालय 2.5% के साथ। यानी कि जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है और सबसे कम मेघालय में है। अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां पर एससी जाति नहीं पाई जाती है और कुछ ऐसे जगह जहां पर एसटी जाति नहीं पाई जाती, यानी कि कहीं कहीं अनुसूचित जाति नहीं पाई जाएगी, कहीं कहीं अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाएगी। तो 4 ऐसे जगह के नाम याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये 4 जगह ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। और
5 ऐसे जगह है जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, उनका नाम है पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। देखिए पंजाब हरियाणा तो अगल बगल है, और पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये तीनों एक साथ आपको याद हो जाएगा। और दिल्ली और पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रख लीजिए, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की राजधानी, इसलिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको एसटी की कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी जाति को एसटी का दर्जा प्रदान करे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 342 का 1। ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1911 से 21 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? देखिए 1911 से 21 में जब जनसंख्या हुआ था, उसमें देखा गया कि भारत का जो 10 साल में पॉपुलेशन घटा है -0.03%, नेगेटिव में देखा गया। यानी कि यही एक ऐसा वर्ष था जब जनसंख्या को नेगेटिव में देखा गया। इसके बाद जनसंख्या खूब तेजी से बढ़ा, इसके बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई। यानी कि 2021 जो है वो महाविभाजक वर्ष है। 2021 को जनसंख्या में महाविभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। याद रखिए ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं अगर जनगणना की बात की जाए तो। याद रखिएगा 2021 को क्यों बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर? क्योंकि 2021 में 1911 से 21 तक जनसंख्या की जो वृद्धि है उसे नेगेटिव में शो किया गया था, नेगेटिव में पाया गया था, और इसीलिए इस समय को महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। क्योंकि 2021 के बाद पॉपुलेशन वृद्धि देखा गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 से 81 को बोलते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ था, काफी मात्रा में जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन कौन सा ईयर में, मतलब कौन सा दशक में सबसे ज्यादा बढ़ा था? तो इसी के बीच में एक दशक है 1961 से 71, जहां पर जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा देखी गई थी 24.8%। 24.8% सबसे ज्यादा 1961 से 71 में देखी गई थी। अब आगे बातें हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? हिंदुओं की जनसंख्या है 79.8%, मुस्लिम की 14.2%, ईसाई की 2.3%, और सिख की 1.7%, बौद्ध की 0.7% और जैन की 0.4%। अब इसमें भी कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, और सबसे कम साक्षरता दर किसका है, कौन सी जाति का है? तो इसी में घुसाए हुए देखिए, सबसे ज्यादा मिनिमम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता मुस्लिमों की है। इसलिए देखिएगा मुस्लिमों को देखिएगा साक्षरता दर बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग आपको कम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें ईसाई का, बात करें तो इसमें मैक्सिमम लिंगानुपात है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आपको लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा ईसाई जाति में है। सिख जाति का बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है, पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। बौद्ध की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता सबसे ज्यादा, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, बौद्ध में नहीं होगा, जैन में होगा। याद रखिएगा जैन में जो है वो साक्षरता सबसे ज्यादा होगा, साक्षरता सबसे ज्यादा होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जैन में साक्षरता सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जैन में साक्षरता सबसे ज्यादा होगा, इसको यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विकलांग की जनसंख्या। विकलांग जनसंख्या की बात करें तो ये 2.21% है, 2.21%। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या की बात, सर्वाधिक विकलांग की जनसंख्या कहां पर है? तो ये यूपी में है, याद रखिएगा। और विकलांग जो है वो विकलांग जनसंख्या, विकलांगता जो है वो 7 कैटेगरी में दी जाती है, 7 कैटेगरी में दी जाती है। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 तरह की डिसेबिलिटी का जिक्र किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक विकलांगता जो है वो दृष्टि विकलांग है, जिसका प्रतिशत 20.6% है। यानी कि क्या दृष्टि विकलांग को ओएच बोलते हैं ना, ओएच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओएच ही बोलते हैं शायद, और नहीं ओएच बोलेंगे। दृष्टि विकलांग को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, शॉर्टकट में वो आप लोग देख लीजिए, OH HH PH क्या क्या होता है इसमें देखिएगा। विकलांगता में बहुत सारा सूची होता है, उस सूची में 21 तरह का विकलांगता में दृष्टि विकलांग जो है सबसे ज्यादा होता है 20.6%, और सबसे कम होता है श्रव्य विकलांग, जो सुनने वाला होता है। ठीक है, उसको HH बोलते हैं, श्रव्य विकलांग, और ये आपको सबसे कम है। इसको एगो सुधार लीजिए, मैक्सिमम साक्षरता जो है ये आपका ये वाला पोर्शन,
इसको नीचे कर दीजिए। मैक्सिमम साक्षरता जो है आपका, ये आपका जैन धर्म में है। तो ये हो गया आपका, आपका क्या हो गया, 2011 की जनगणना खत्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की जनजाति, भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां, भारत की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में 10.42 करोड़ जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम मेघालय में है। ठीक है। मैं अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो जनजातियों की जनसंख्या मिजोरम में 94.4% है, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। और लक्षद्वीप का बात करें तो ये यूनियन टेरिटोरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, इसका भी 94.4% है। यानी कि जनजातियों की जनसंख्या अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो राज्यों में सबसे ज्यादा मिजोरम में है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप के पास है। लेकिन अगर प्रतिशत का बात ना किया जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है और सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या मेघालय में है। जनजातियों का लिंगानुपात का बात करें कि जनजातियों में 1000 पुरुषों में कितने महिलाएं हैं, तो अच्छा है, इनका लिंगानुपात बहुत बढ़िया है, 990 है, लगभग 1000 के करीब है। इसे खराब नहीं, इसे बढ़िया मानेंगे। ठीक है, 1000 में 990 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में 990 महिलाएं हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती, उन जगह के नाम आपको याद रखना है। वो जगह है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पुदुचेरी। हम बताए थे दिल्ली और हरियाणा आपको क्या हो गया, सॉरी दिल्ली और आपको, दिल्ली और पुदुचेरी ये हो गया आपको केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और चंडीगढ़ को याद रखिए, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इससे ऐसे याद रखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। इससे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जनजाति नहीं पाई जाती है। मंगलौर जनजाति प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मंगलौर प्रजाति आपको नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाएगी, जैसे लेप्चा हो गया, कुकी हो गया, खासी हो गया, ये सब मंगलौर प्रजाति में आती है। निग्रिटो प्रजाति की बात करें तो निग्रिटो प्रजाति में आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएगी, जैसे जारवा, ओंज, सोमपेन और सेंटलीज, ये आपको अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। जारवा जनजाति की अगर बात करें तो ये सबसे आदिम जनजाति है, सबसे आदिम जनजाति, सबसे पुरानी, 5000 वर्ष पुरानी जनजाति है ये जारवा, और अभी इसकी जनसंख्या 250 से 450 है, मात्र इतनी ही बची है, इसे बचाने की जरूरत है। जारवा और ओंज का बात करें, ये दोनों अब विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए जनसंख्या कितनी कम है, गिने चुने लोग वहां पर बचे हुए हैं, तो ये इसको निग्रिटो प्रजाति भी बोलते हैं। शोम्पेन का बात करें, या सेम्पेन भी बोलते हैं या शोम्पेन बोलते हैं, पहली बार मतदान इस बार कराया गया था इनका, पहली बार इनका मतदान कराया गया था सोम्पेन जनजाति का। अब बात करते हैं सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति जो है अभी भी मानव से दूर रहते हैं, ये सेंटलीज आइलैंड में निवास करते हैं ये जनजाति, और आज तक ये मुख्य धारा से, मानवों के साथ मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, ये जनजाति मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। आगे बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, ये द्रविड़ परिवार भी बोलते हैं, इसमें आपको मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, यानी कि भारत का मध्य वाला पार्ट और दक्षिण भारत वाला पार्ट में ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति पाई जाती है। द्रविड़ परिवार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आ जाएगी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में? गोंड, भील, संथाल, गरासिया और टोडा, ये जनजाति आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में आएगी। भारत की लार्जेस्ट ट्राइब का बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइब नंबर 1 पे है भील, 2 पर गोंड, और भील और गोंड दोनों सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो भील का बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाया जाएगा, और गोंड मध्य प्रदेश में, मेनली मध्य प्रदेश में, और भी जगह पर ये गोंड पाए जाएंगे। आदिवासी शब्द किसने दिया? तो ठक्कर बापा ने दिया था। ठक्कर बापा, ये वर्ड आपको एग्जाम में पूछ देता है। किसी जनजाति को अनुसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 342 का 1। आर्टिकल 341 जो है वो अनुसूचित जाति के बारे में बोलता है, और आर्टिकल 342 जो है वो अनुसूचित जनजाति के बारे में बोलता है। ठीक है, एससी के बारे में 341 और एसटी के बारे में 342 देख लीजिए। एससी का लिस्ट है 341 में जो अनुसूचित जाति है, और एसटी का लिस्ट जो कि जनजाति है, ये आपको आर्टिकल आपको याद रखना है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अब देखते हैं जगह, हर एक राज्य के जनजातियों के बारे में हम लोग जानते हैं, ये काफी जरूरी हो जाता है। अंडमान निकोबार में जारवा, ओंज, सेंटलीज, सोमपेन, ये बहुत जरूरी है। सेंटलीज जो है लुप्त, क्या बोलते हैं, ये अभी भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ी है। जो भी लोग इनसे मिलने जाते हैं वो तीर धनुष से उनका स्वागत करते हैं। जारवा और ओंज ये लुप्त होने वाली कगार पर है। जारवा जनजाति जो है अभी इनकी जनसंख्या काफी कम हो गई है, 250 से 450। सोमपेन अभी इनसे मतदान कराया गया था। पश्चिम बंगाल का बात करें तो इसमें कौन कौन सी जनजाति है, देखिए, बक्सा, भूमिज, लोधा। बक्सा, भूमिज, लोधा। देखिए, बक्सा, बक्सा और बुक्सा में अंतर है। बुक्सा जो है वो उत्तराखंड का है, बुक्सा, ठीक है, लेकिन बक्सा आपको वेस्ट बंगाल का है। यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बक्सा, भूमिज और लोधा ये आपको वेस्ट बंगाल का जनजाति है। उसके बाद सिक्किम का लेप्चा और भूटिया। लेप्चा और भूटिया आपका कहाँ का है, सिक्किम का है, सिक्किम का जनजाति है। यूपी और उत्तराखंड का कुछ कॉमन जनजाति है जो बार बार दोनों में पूछता है। दो ऐसा जनजाति यूपी में भी रहेगा, उत्तराखंड में भी रहेगा। तो ये है भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। ये ऐसे जनजातियां हैं। अब देखिए सबके बारे में जान लेते हैं। भोटिया जनजाति ऐसी है जो ऋतु प्रवास करती है, लेकिन गद्दी और बकरवाल भी ऋतु प्रवास करती है, लेकिन गद्दी और बकरवाल हिमाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड और यूपी में। उत्तराखंड यूपी में ये नहीं है। बस ऐसे ही आपको बताएं कि ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, तीन जनजाति है, भोटिया, गद्दी, बकरवाल। भोटिया, गद्दी, बकरवाल ये आपको ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति यूपी और उत्तराखंड में है। बुक्सा का बात करें कि बुक्सा, यहाँ बक्सा पश्चिम बंगाल में है, लेकिन बुक्सा आपको यूपी और उत्तराखंड में है। मेनली आपको उत्तराखंड में है, उत्तराखंड मेनली पूछता है। बुक्सा उत्तराखंड में है। और ये बुक्सा जनजाति की खास बात है, यहाँ पर अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में मेनली निवास करती है, यूपी में भी है। और यहाँ पर बहुपतित्व विवाह है, यानी कि एक महिलाएं एक से ज्यादा पुरुष को अपना पति बना सकती है। राजी, राजी जो है ये भी आपको यूपी और उत्तराखंड का है। थारू जनजाति, थारू जनजाति देखिए तराई के क्षेत्र में पाए जाएंगे, जैसे कि नेपाल में, यूपी में, उत्तराखंड में, और थोड़ा सा ये बिहार में भी आ जाते हैं कुछ कुछ जगह पर। तो जो भी नेपाल के तराई क्षेत्र है वहां पर ये थारू जनजाति निवास करते हैं। याद रखिएगा, ये थारू जनजाति दिवाली का जो त्योहार है उसको शोक के रूप में मनाते हैं, सौरों के रूप में मनाते हैं, थारू जनजाति। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में काफी पूछता है। यूपी उत्तराखंड का जनजाति हो गया। अब आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा जनजातियों के बारे में। त्रिपुरा में आपको चकमा, लुसाई, नमते, डारलोंग, रियांग, ये इतने जनजाति त्रिपुरा के हैं। चकमा, लुसाई, नमते, डारलोंग, रियांग। याद रखिएगा, ये जो लुसाई जनजाति है ये केवल और केवल त्रिपुरा का नहीं है, ये मिजोरम का भी है। तो लुसाई जनजाति जब भी आपसे पूछेगा, ये त्रिपुरा प्लस मिजोरम, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। लुसाई जनजाति मित्र है, मित्र, मित्र यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसे याद रखिएगा। लुसाई मित्र है, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, मित्र है। चकमा का बात करें, चकमा पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश के शरणार्थी है, बांग्लादेश से आए हुए हैं ये चकमा। जैसे बताए थे रोहिंग्या कहाँ से आया है, रोहिंग्या आया है म्यांमार से, म्यांमार के शरणार्थी है जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और चकमा जो है ये बांग्लादेश के शरणार्थी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में घुस गए हैं। आगे बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे चेचुस, चेचुस एक जनजाति है, और यह जनजाति आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, इसको चेचू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, चेचू। और चेचुस जो है ये तेलंगाना का है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का बात करें तो यहाँ पर इतनी जनजातियां हैं, बहुत खतरनाक जनजाति। इसमें कोया फेमस है, ठीक है, कोया, डोरा, सोया, कोंड, कोल्लम, जतापू, डोरला, चेचू, बगाटा, आंध्र। देखिए आंध्र से आंध्र तो याद हो जाएगा, बहुरूपिया, या बहुत लोग बहुरूपिया होता है वो अंधा होने का नाटक करता है, ठीक है, तो वो बहुरूपिया आंध्र आपको याद हो गया, ठीक है। चेचू याद रखना है इस चेचूस से, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये दोनों में चेचूस पाई जाती है, इसे आंध्र प्रदेश में चेचू बोला जाता है, ठीक है। और इस तरह आपको याद रखना है, ये सारा जनजाति आपको याद रखना, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ दे। तमिलनाडु का बात करें, तमिलनाडु की जनजाति है तो यहाँ देखिए कोटा, कादर, इरुला, इरावलन, टोडा, बड़गा, टोडा, बड़गा। अब देखिए इसमें टोडा, इरुला ये दोनों बहुत फेमस है। टोडा और इरुला इसी से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए टोडा जनजाति जो है ये केवल तमिलनाडु का नहीं है, ये 3 जगह का है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। क्यों? क्योंकि ये टोडा जनजाति हमेशा नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाया जाएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ये पशुपालन, भैंस पालन करते हैं, पशुपालन और भैंस पालन करके अपना क्या बोलते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। और
ये जो टोडा जनजाति है इसमें बहुपतित विवाह होता है। एक और हम लोग पढ़े थे बहुपतित विवाह का, जौनसारी। यहाँ पर टोडा जनजाति भी बहुपतित विवाह को फॉलो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इरूला। ये इरूला ट्राइब है, IRULA, इरूला ट्राइब। इरूला ट्राइब के बारे में क्या बताऊं, ये स्नेक पकड़ने वाले कबीले हैं। जाइएगा जब आप तमिलनाडु तो वहां पर देखिएगा सांप को, किंग कोबरा को भी पकड़ लेते हैं आराम से, इजीली। ये सांप को पकड़ते हैं, ये इरूला ट्राइब। ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी में, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर जोड़ना। एनटीपीसी नहीं, रेलवे में, आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, रेलवे का जो जीके आता है उसमें मैंने पढ़ा था इरोला ट्राइब, ये सांप पकड़ने वाली जनजाति है तमिलनाडु की। आगे बात करें राजस्थान। राजस्थान का अगर बात करें तो यहाँ पर 4 जनजातियां, मीना, गरसिया, कालबेलिया और मंगानियर। इस 4 का चारों आपको रट जाना है, 4 का चारों जरूरी है। मीना जनजाति जो है मत्स्य पालन करती है, मछली वाली जनजाति कहा जाता है मीना, मत्स्य रूप मीना है ना, मीन, मीन का मतलब ही होता है मछली। तो ये मत्स्य पालन करने में फेमस थी। गरसिया का बात करें तो ये भी राजस्थान की जनजाति है। कालबेलिया, कालबेलिया को सपेरा जनजाति भी बोलते हैं, सपेरा जनजाति। यहाँ ये जनजाति सपेरा का काम करती है, सपेरा, सांप बीन बजाकर सांप का खेल दिखाएगी, तो ये कालबेलिया जनजाति राजस्थान की है। मंगानियर का बात करें, ये मंगानियर एक मुस्लिम जनजाति है। याद रखिएगा, मैंने बताया था बिहार में जितने भी आपके एसटी हैं, एसटी में मुस्लिम जनजाति नहीं पाई जाती है, ना एकदम नो। लेकिन ये मंगानियर जो है वो मुस्लिम जनजाति है। तो 1-2 गिना चुना मुस्लिम जनजाति है एसटी में। ठीक है, जनजाति में मुस्लिम को जनरली नहीं रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि मुस्लिम विदेशी से ज्यादातर भारत में आए थे, विदेश से, तो मंगानियर जनजाति जो है उसका अगर बात करें तो ये जो है आपका मुस्लिम जनजाति, इसको याद रखना है। और 1-2 जनजाति है, ठीक है, जो मुस्लिम है, जिसको अगर मुझे कभी मिलेगा तो मैं बता दूंगा, उसको आपको याद रखना है। ये काफी एग्जाम में पूछता है एग्जाम में कि कौन सी जनजाति मंगानियर, या पूछ सकता है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो मुस्लिम जनजाति है, तो मंगानियर, आपको ये नाम याद रखना है। नागालैंड, नागालैंड में जनजाति देखिए, नागा, अंगामी, सेमा, कोन्यक। नागा, अंगामी, सेमा और कोन्यक, ये नागालैंड की जनजाति है। मिजोरम का बात करें तो मिजो, सिटेंग, कुकी, चकमा, राबा, लखेर, पवई। इसमें चकमा बताया था बांग्लादेश का शरणार्थी है। मिजो, मिजोरम से मिजो, ये आपको याद हो जाएगा। सिटेंग, कुकी, देखिए कुकी मेनली मिजोरम का नहीं है, कुकी और मैकी मणिपुर का है, मणिपुर का, लेकिन मणिपुर से सटा हुआ है मिजोरम, इसलिए थोड़ा सा कुकी इसमें भी चला जाता है। तो कुकी, मैकी ये मणिपुर का है। बाकी राबा, लखेर, पवई। आगे बात करते हैं मेघालय। मेघालय की जनजाति देखिए, इतना खासकर इसमें निंजा, निंजा पूछता है, मिकी पूछता है, मिकी, निंजा, मिकी। मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां जो है वो जनजाति के नाम पर ही तो है। हाजोंग, राबा, देखिए राबा आपका मिजोरम में भी, मेघालय में भी राबा, ये दोनों में है। लखेर दोनों में है, पवई दोनों में है। राबा, लखेर, पवई, ये मिजोरम में भी है, मेघालय में भी, तीनों में है। बाकी निंजा और मिकी आपको याद रखना है, निंजा और मिकी। ये पूछता, निंजा जनजाति तो बहुत पूछता है एग्जाम में, और गारो, खासी, जयंतिया याद रखिएगा। मणिपुर का बात करें, मणिपुर में कुकी मैकी बताया था, ये कुकी इसी में चला गया था मिजोरम में, कुकी मैकी हो गया। उसके बाद पुरुम, पुरुम, उसके बाद देखिए अंगामी, देखिए यहाँ पड़े थे नागालैंड में, मोसांग। तो सब जनजाति नॉर्थ ईस्ट की एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, लेकिन मेनली कुकी और मैकी में आप लोग टिक मार लीजिए, कुकी और मैकी ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र का बात करें, महाराष्ट्र का वारली, कटकारी, ढोडिया, खोंद, भुंजिया, रथावा, कोली, बंजारा और मुड़िया, ये जनजाति आपकी महाराष्ट्र की है, जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। वारली तो आप समझ रहे हैं, वारली पेंट भी है वहां पे, है ना, वारली पेंटिंग। मध्य प्रदेश का देखिए, भील, गोंड, बैगा, कोल, भारिया, सहरिया, ये सारा मध्य प्रदेश जनजाति टोटल आपको भी आई है। ये सारा सारा प्रश्न पूछा हुआ, क्यों? क्योंकि इन सारा जनजाति में टॉप पर, ये देखिए भील में टॉप मध्य प्रदेश, गोंड में टॉप मध्य प्रदेश, बैगा में मध्य प्रदेश, सहरिया में मध्य प्रदेश, भारिया, कोल, सब में मध्य प्रदेश टॉप पर है। ये जनजाति अगर छत्तीसगढ़ में भी जाती है, या उड़ीसा में जाती है, या कहीं भी राजस्थान में जाती है, तो भी वहां पर जनजाति मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम ये मध्य प्रदेश में है इन जनजातियों की जनसंख्या। इसीलिए इस जनसंख्या को, इस जनजाति को मध्य प्रदेश में याद करना जरूरी है। भील, भील जो है वो बील शब्द से बना है, अब बील का मतलब होता है धनुष। गोंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें एक भगोरिया नृत्य होता है, भगोरिया हाट भी लगता है, मेला लगता है गोंड जनजाति का, याद रखिएगा, गोंड जनजाति से ही संबंधित है भगोरिया नृत्य। बैगा,
बैगा जनजाति भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाएगी। कोल कोल जनजाति जो मध्य प्रदेश की है वो कृषि व्यवसाय करती है, कृषि का व्यवसाय करती है। भाड़िया का बात करें, भाड़िया अति पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश का, पातालकोट में पाई जाएगी। ठीक है। सहरिया जनजाति ये भी मध्य प्रदेश में है। केरल का बात करें, केरल में है मलाई, अडियान, कुरुम्बा, अर्धनान, इरावलन, मोप्पिला, नायर और कादर, ये केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। कर्नाटक का बात करें तो यहाँ पर बर्दा, कोडगा, पटेलिया, इरुगिलिगा और भारती, भारती याद रखिएगा कर्नाटक के लिए। झारखंड का बात करें, झारखंड संथाल, हो, उड़ाव, मुंडा, असुर, खड़िया, बिरहोर। असुर आदिम जनजाति है, असुर जो है झारखंड की आदिम जनजाति है। बिरहोर जनजाति ये झारखंड में भी पाई जाती है लेकिन मैक्सिमम है छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। बिरहोर मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में है। खड़िया लड़ाकू जनजाति है। उड़ाव का बात करें तो उड़ाव की जनजाति की भाषा है कुड़ुक, पूछा जाता है उड़ाव जनजाति की भाषा को क्या बोलते हैं, कुड़ुक। हो जनजाति में अंडी और अपोर्तिपी विवाह होता है। हो जनजाति में कौन सा विवाह पाया जाता है, अंडी और अपोर्तिपी विवाह। संथाल जनजाति में विवाह को बिपुल बुपुल कहा जाता है, बुपल बुपल कहा जाता है। और ये संथाल जनजाति तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है, तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है। देखिए सबसे बड़ी ट्राइब तो हम आपको बता दिए थे, यहाँ पर भील है, दूसरा गोंड है और थर्ड नंबर पर आपका क्या है, संथाल। थर्ड नंबर पर संथाल है। तो ये संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। मुंडा का नाम याद रखिएगा, मुंडा यह केवल झारखंड में पाई जाती है और कहीं नहीं, यह केवल झारखंड में पाई जाती है मुंडा जनजाति, इसीलिए मुंडा जरूरी हो जाता है झारखंड के लिए। जम्मू कश्मीर का बात करें, यहाँ पर आपको हो जाएगा बेडा, पुरिगपा, गर्रा, सिप्पी, बाल्टी। बेडा, पुरिगपा, गर्रा, सिप्पी, बाल्टी, ये जम्मू कश्मीर का जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में देखिए सवांगल, गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, किन्नौर। देखिए गद्दी और बकरवाल इसमें सबसे ज्यादा फेमस है, गुज्जर तो है ही, किन्नौर है ही। गद्दी और बकरवाल का बात करें तो ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोनों में पाया जाएगा। और ये ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है, ऋतु प्रवास। भेड़ तथा बकरी पालन करती है ये गद्दी और बकरवाल, भेड़ और बकरी पालन करती है। गुजरात का बात करें तो गुजरात में देखिए आपको डाफर, टोडिया, पटेलिया, बमचा, बर्दा, भील। भील जनजाति जो है ये थोड़ा सा गुजरात में भी आ जाती है। डाफर और टोडिया आपको ज्यादा फेमस है क्योंकि ये डांडिया नृत्य करते हैं, ये जनजाति आपको डांडिया नृत्य करते हैं। गोवा का बात करें, गोवा में वारली, वारली देखिए महाराष्ट्र में भी था, डुबिया, सिद्दी, ढोडिया, ढोडिया भी आपका महाराष्ट्र में था, नाईकड़ा, ये आपको गोवा में पाया जाएगा। महाराष्ट्र का कुछ जनजाति गोवा में घुस गया। छत्तीसगढ़ का बात करें तो इसमें बिरहोर बताए थे, बिरहोर, नगासिया, बियार, गोंड, मवासी, भाईना, कवर्दा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोंड पाया जाएगा और गोंड जो है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब गोंड जो है जनजाति ये पशु बलि प्रथा को मानती है, पशु बलि प्रथा यानी कि पशु को की बलि करना इन्हें सही लगता है। बिरहोर जनजाति नगासिया, बियार, मवासी, भाईना, कवर्दा, ये आप लोग देख लीजिएगा, बिरहोर और गोंड ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं बिहार का, बैगा, बिरजिया, असुर, चेरो, सवर, परहरिया, संथाल। संथाल झारखंड में आपको याद रखना है, असुर झारखंड में याद रखना है, बिहार में उतना नहीं पूछता है। बैगा, बैगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको पता है। तो बिहार का जनजाति जनरली नहीं पूछता एग्जाम में, नो, नहीं याद रखना बिहार का। असम का बात करते हैं, असम का देखिए मिकिर रेंगमा बराइल, ये पहाड़ी के नाम पर है, मिकिर रेंगमा बराइल ये पहाड़ी है असम में। अहोम जनजाति, अहोम विद्रोह भी हुआ था असम में, तो याद रखिए उसी से रखिए अहोम जनजाति। टी उसका वोडो, वोडो भाषा है असम की, याद रखिएगा वोडो भाषा है। 92वां संविधान संशोधन में वोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में भारत की भाषा में जोड़ा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये आपको जनजाति है असम का। धीमसा और गंगटे भी असम का है, याद रखिए धीमसा और गंगटे। अरुणाचल प्रदेश का बात करें, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम जनजाति के नाम पर रखा गया था, याद रखिएगा, हम बताए थे एक लाइन से। सिंगपो, मोनपा, गालो, सिंगपो, मोनपा, गालो भी आपको अरुणाचल प्रदेश का है। उड़ीसा की बात करें, खोंद, सवर, उड़ाव, बुआंग, भुइया। भुइया जनजाति आपको उड़ीसा का, ये आपको याद रखना है। खोंद भी आपको उड़ीसा का है, लेकिन कोंद, कोंद आपका आंध्र प्रदेश का था ना, आंध्र देख लीजिएगा, कोंद आपका आंध्र प्रदेश का था। ढीमसा नृत्य हम बताए थे, याद देखिए ढीमसा, ढीमसा असम का था ना। ढीमसा नृत्य कहाँ का है, ढीमसा नृत्य कोरजा जनजाति
अरकू घाटी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरकू घाटी अरुणाचल प्रदेश में पोरजा जनजाति द्वारा ढीमसा नृत्य किया जाता है, लेकिन ढीमसा जनजाति असम में है, ये भी आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं ये ढीमसा जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, तभी तो ढीमसा डांस वहां पे किया जाता है, लेकिन पोरजा जनजाति द्वारा। तो ये आपको याद रखना, पोरजा जनजाति भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरकू घाटी। ये अरुणाचल प्रदेश है कि आंध्र प्रदेश है, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा। अरकू घाटी। ढोरिया, ढोरिया जो है ये आपको दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है। वासी, वासी लक्षद्वीप का है, वासी जनजाति लक्षद्वीप का है। खरवार जनजाति का बात करें, खरवार जनजाति तो ये यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पाई जाएगी खरवार जनजाति। और ये क्रोधी प्रवृत्ति की होती है, ये काफी गुस्सैल प्रवृत्ति की जनजाति है। लुसाई जनजाति का बात करें तो ये लुसाई जनजाति आपको बताए थे मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों में पाई जाएगी, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों में पाई जाएगी। चांगपा, चांगपा जनजाति आपको लद्दाख, लद्दाख में पाई जाएगी और ये पश्मीना बकरी पालते हैं। चेचू बताया था आपको, चेचू और चेचुस, चेचुस है आपका तेलंगाना में, चेचू आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में पाई जाएगी। नागा और खासी जनजाति जो है ये झूमिंग कृषि करते हैं। ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी बीएसएससी ये सब का, बिहार के एग्जाम का। झूमिंग खेती ये नॉर्थ ईस्ट भारत में भी यानी कि पूर्वोत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इसी का नाम है स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि, इसी को बोलते हैं। यानी कि झूमिंग कृषि में होता क्या है, लोग जाते हैं जहां पहले कुछ दिन निवास करते हैं, वहां पर फलते फूलते हैं, उसके बाद उस जगह को जला देते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, फिर उस जगह को जला के अगले जगह चले जाते हैं, यानी कि एक जगह टिकते नहीं है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ये भारत के राज्य है और ये विश्व में भी आपको इसके अलग अलग नाम है। याद रखिएगा, बीपीएससी इससे एक पूछा था क्वेश्चन, लदांग। लदांग क्या है, लदांग, लदांग ही पूछा था, हाँ लदांग। लदांग एक झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, ये प्रश्न बीपीएससी पूछा था इस बार 71वीं बीपीएससी में। देखिएगा झूमिंग कृषि के अन्य नाम हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं पोडू, पोडू बोलते हैं। साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरे, वालरे बोलते हैं। बस्तर जिला जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है वहां पर इसको दीपा बोलते हैं, दीपा। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में सटा हुआ है उसको बोलते हैं वेवर और दहियार, वेवर और दहियार। मध्य प्रदेश में 3 गो हो गया, दीपा, वेवर, दहियार, 3 गो हो गया। पश्चिमी घाट केरल में इसको क्या बोलते हैं, कुमारी। उड़ीसा में इसको 3 नाम है, कोमान, डावी, बरीगा। यानी कि ये भारत में जितने जगह पर इसका नाम था झूमिंग कृषि का वो हम लोग पढ़ लिए। विश्व में देखते हैं, विश्व में मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिको में बोलते हैं कोमिल, कोमिल। युकाटन ग्वाटेमाला नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसको इसमें बोलते हैं मिल्पा, यानी कि अफ्रीका में इसको मिल्पा बोलते हैं। ग्वाडेलोप, ग्वाडेलोप में इसको एकालीन बोलते हैं, नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये दोनों नहीं पूछेगा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, मिलिया। देखिए यहाँ मिल्पा, यहाँ मिलिया। युगांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जाम्बिया में इसको चेतेमिनी बोलते हैं, चेतेमिनी। जावा इंडोनेशिया पूछ सकता है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, जनरली भारत के पड़ोसी देश का पूछता है। जावा और इंडोनेशिया में झूमिंग कृषि को बोलते हैं हुमाह, ठीक है। थाईलैंड में इसको क्या बोलते हैं, तमराई। याद रखिए थाईलैंड भी भारत से सटा हुआ है, इसलिए ये पूछ सकता है। फिलीपीन, इधर वाला आपको सब पूछ सकता है। फिलीपींस का बात करें यहाँ पर कैगिन, कैगिन याद रखिएगा, कैगिन या काइगिन, काइगिन जो आपको दे ऑप्शन में वो मार दीजिएगा। म्यांमार में क्या रहेगा, टुंगिया, टुंगिया है म्यांमार में झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि का नाम। श्रीलंका में से क्या बोलते हैं, चेना, चेना पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मलेशिया, मलेशिया में लदांग, देखिए मलेशिया में लदांग है पीवाईक्यू, ये इस बार बीपीएससी भी पूछा है, लदांग आपको मलेशिया में बोलते हैं। वियतनाम में रे, बस रे, रे बोलते हैं, रे कृषि। रे कृषि कहाँ होती है, वियतनाम में। मेडागास्कर में तावी, मेडागास्कर में तावी बोलते हैं इसको। कांगो में इसको क्या बोलते हैं, मसोलो, मसोले। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में इसको क्या बोलते हैं, फंग। पश्चिमी अफ्रीका में क्या बोलते हैं, लोगन, लोगन। वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं, कोनुको, कोनुको। तो ये था हमारा झूमिंग कृषि का, और इसी के साथ हमारा जनजाति वाला टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाइएगा। धन्यवाद।